नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात लेह लद्दाख में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। द्रोगपा नाम की एक शुद्ध आर्य जाति है, जहां मंगोल जाति के लोगों का बाहुल्य है। मुख्यतः ये बौद्ध धर्म के अनुयायी है, लेकिन कुछ लोग इस्लाम धर्म को भी मानते हैं। इनकी बोली सीना भाषा से मिलती जुलती है और लद्दाख के शेष भाग में बोली जाने वाली भाषा से अलग है। इन्होंने आज तक अपनी वर्षों पुरानी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और पहचान बनाए रखा है। उनका इतिहास अभी तक अनजाना है, लेकिन जितने प्रमाण मिले हैं उनके अनुसार ये माना जाता है कि वे लगभग 4000 साल पहले गिलगित क्षेत्र से आकर बसे थे। तंत्र मंत्र भूत प्रेत में भी द्रोगपा लोग विश्वास रखते हैं और किसी भी रोग का इलाज झाड़ फूंक कर वह मंत्रों द्वारा करते हैं। जादू टोना करने वाले ओझा को भी वे सजा देने में पीछे नहीं हटते। उस दिन भी शायद किसी ऐसी ही टोनही का मामला था जिसकी वजह से उसे सजा दी जा रही थी। उसे बस्ती के लोगों के बीच एक लंबे खूंटे से रस्सियों से बांध दिया गया था। लंपा के हाथ में एक मोटा सूटा था जिससे वो टोनही साकिया पर जुल्म ढाए जा रहा था और वो जोर जोर से चीख रही थी, नहीं नहीं। उसके मासूम चेहरे पर आतंक की रेखाएं उभर आई थी। 17 साल की साकिया ने अपने सामने खड़े लोगों की तरफ कातर दृष्टि डाली और रोते हुए बोली, मैं सच कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सामने खड़े लंपा के हाथ में मोटा सोटा उसके कोमल शरीर पर बरस पड़ा। असीम पीड़ा से वो जितनी जोर से चीखती थी उतना ही लोगों को आनंद मिल रहा था। सहसा एक तांत्रिक जैसा आदमी भीड़ से निकलकर साकिया के सामने आया और उस नग्न लड़की की तरफ घृणा से देखता हुआ कठोर स्वर में बोला, साकिया, मैं भैरव बेगा हूँ। तूने जो आतंक फैलाया है मैं उसे खत्म कर दूंगा। बता, तूने ये सब क्यों किया? तू टोनी है या नहीं? साकिया ने एक बार फिर भैरवी बेगा को घूरा, फिर गुस्से में बोली, तू झूठा है। मैं तुम लोगों की असलियत जानती हूँ। आज अपनी मनमानी कर ले, पर याद रख, एक दिन मेरा भी आएगा जब बस्ती के लोगों के सामने मैं तेरी असलियत खोलूंगी। मैं कुंवारी जरूर हूँ, पर जादूगरनी नहीं। मैं मंत्र नहीं जानती। तू मुझसे बदला ले रहा है। भैरवी बेगा जोर से नाचने लगा। उसने साकिया की बातें लोगों को सुनने ही नहीं दी। बीच बीच में वो अजीब भाषा में कुछ बोलता भी जा रहा था। उसके सर की जटाएं रात के अंधकार में सर्प की तरह लहरा रही थी। इस भयानक दृश्य को बस्ती के लोग मुख होकर देख रहे थे। किसी के मन में भी साकिया के प्रति सहानुभूति नहीं थी। भैरवी धोगी तेड़ा का प्रभावशाली बेगा था। वो पिछले कुछ दिनों से लोगों को ये बताने लगा था कि अपने बहनोई के साथ रहने वाली साकिया वास्तव में एक डायन है। यदि वो बस्ती में रहेगी तो लोगों का काफी अनिष्ट होगा। किंतु लोगों ने बेगा की इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। पर इसके साथ ही बस्ती में विचित्र सी घटनाएं घटने लगी। बस्ती में रहने वाला जांग रात को अपने मकान के बाहर खाट डालकर सोता था। एक रात वो सोया, जब सुबह उठा तो उसने अपने बाल कटे पाए। जांग घबराकर बेगा के पास पहुंचा। बेगा ने उसे बताया कि वो हरकत शव साधना करने वाली साकिया की थी। साकिया ने यह काम उसे मारने के लिए किया है। बेगा की बात पर बेचारा जांग बेहद घबरा गया। इस घटना के 1-2 दिन के बाद ही एक और घटना घटी थी। बस्ती की बोगली नाम की एक औरत का 7 महीने का गर्भ गिर गया था। साथ ही उसके परिवार के सभी सदस्य बीमार पड़ गए थे। बोगली तो मरते मरते बची थी। इन लोगों का उपचार भैरवी बेगा द्वारा ही किया गया था। इस बार भी भैरवी बेगा ने बस्ती वालों को बताया था कि इस हरकत के पीछे साकिया का हाथ है। मंत्र सिद्धि के लिए बोगली का गर्भ गिराया गया है। बस्ती वाले आतंकित हो उठे थे। एक रात की बात है, विभिन्न दिशाओं से पत्थर बरसने लगे थे। साथ ही आधी रात के समय तालाब की ओर से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दी। सारी बस्ती में आतंक छा गया। साकिया सब सुनती थी, पर अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह पाती थी।
कुछ लोगों ने भैरवी बेगा के निर्देश पर आपस में सलाह करके किसी बहाने से साकिया को बोगली के घर बुलाया था। वहां से बस्ती वाले मिलकर साकिया को बस्ती से थोड़ी दूर पर स्थित पुराने मंदिर में ले गए। साकिया कोई विरोध नहीं कर सकी थी। वहां सभी लोग उसके परिचित थे। भैरवी बेगा को मंदिर के सामने देखकर साकिया खतरे को भाप गई थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भैरवी बेगा के आदेश पर साकिया के दोनों हाथों को पीछे की ओर बांधा गया। फिर उसे एक पेड़ के तने के साथ बांधकर खड़ा किया गया। बस्ती के छुपिंग, लासी लो, पितंगी तथा सूफी घेरा बनाकर उसके चारों ओर खड़े थे। लोगों ने पहले साकिया से पूछा था कि उसने बस्ती में किन किन लोगों पर जादू किया है। जादू की बात सुनकर साकिया भैरवी बेगा की तरफ देखकर बोली, तू इतना नीच और कमीना निकलेगा ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। तेरी इन हरकतों को देखकर मैं सोचती हूँ कि बस्ती वालों को सब कुछ बता दूं। तभी भैरवी बेगा जोर से चीखा और कहने लगा, बस्ती वालों, ये लड़की डायन ही नहीं, बहुत बड़ी धूर्त भी है। मुझे बदनाम करने के लिए अब ये बातें बना रही है कि मैं उसके साथ गलत काम करना चाहता था। अरे साकिया, तू शायद जानती नहीं कि एक प्रेत आत्मा मेरे वश में है। जो कुछ भी मेरे बारे में सोचेगी सब कुछ मुझे पता चल जाएगा। इस समय तू यही सोच रही है कि मुझे कामुक बताकर तू बच जाएगी। तू यही कहना चाहती है कि मैंने तेरी इज्जत लूटने की चेष्टा की थी। तू कुछ भी सोच, कुछ भी बोल, तेरी बातें अब ना तो बस्ती वाले मानेंगे और ना ही अब तेरा जादू चलेगा। पेड़ के तने से बंधी साकिया कुछ नहीं सोच पा रही थी कि इस भयावह परिस्थिति में वो क्या करे, अपनी बहन और जीजा तक किस प्रकार से सूचना भिजवाए। वो जानती थी कि उसका जीजा बस्ती वालों की गिरफ्त से उसे नहीं बचा पाएगा। उसे अपनी मौत करीब नजर आ रही थी। कुंड के चारों ओर नाचते नाचते सहसा भैरवी बेगा चीखा और लहराकर जमीन पर गिर पड़ा। भैरवी को जमीन पर गिरता देखकर बस्ती वालों में सनसनी फैल गई। सबके चेहरे पर आश्चर्य के भाव भर आए। पर भैरवी बेगा धूल झाड़ता हुआ तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, मंत्र पढ़ रही है, मुझे मारना चाहती है, पर तू नहीं जानती मेरा शरीर बंद है। तेरा जादू मेरे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। मात्र झटका देकर मुझे जमीन पर गिरा सकती है, पर तेरा जादू मुझ पर नहीं चलेगा। बहनों, तू इतना सफल नाटक करना जानता है, ये मैं जानती नहीं थी। साकिया ने आंखें खोलकर कहा। भैरवी बेगा ने गांव वालों से कहा कि देख क्या रहे हो, मारो इसे, इतना मारो कि जादू शब्द ही भूल जाए। भैरवी बेगा का इतना कहना था कि छुपिंग, लासाली और फिलंगी भीड़िए की तरह साकिया पर टूट पड़े। छुपिंग युवक था, उसने साकिया की पोशाक खींचकर अलग कर दी। साकिया अब एकदम दग्ध थी। आग की परछाई में उसकी भरी जवानी दमक रही थी। भीड़ में खड़ा सूफी अपने आप को संभाल नहीं सका। साकिया चीखती रही और उन्मादी सूफी उससे लिपटा रहा। अंत में बस्ती वाले भैरवी बेगा के इशारे पर सूफी को खींचकर एक तरफ ले गए। तभी भीड़ में खड़ा छुपिंग अचानक जोर से चीखा और छटपटाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। छुपिंग को जमीन पर छटपटाते देख भैरवी बेगा और जोरों से नाचने लगा। वो बस्ती वालों से बोला, डरो मत, छुपिंग पर देव आ गया है। अब ये हमें साकिया की सच्चाई बताएगा। छुपिंग बस्ती वालों का ही आदमी था। पीड़ा से करहाती साकिया भी हैरान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब छुपिंग क्या बताने वाला है। सहसा छुपिंग का छटपटाना बंद हुआ और वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोला, मैं शमशान देव का काला भूत हूँ। मुझे भैरवी बेगा ने बुलाया है। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि साकिया एक खतरनाक डायन है। इसने बोगली का गर्भ गिराया। जान को खत्म करने के लिए 100 साधना हेतु उसके बाल काट लिए। बोगली पर इसने जो मंत्र चलाया है उसका ताबीज बस्ती के पूर्व में स्थित बबूल के एक पेड़ पर है। उसकी एक डाल पर थैले में लटक रहा है। थैले में मानव खोपड़ी और हड्डी है। जांग का बाल उसी पेड़ के नीचे एक कपड़े में बंधा हुआ पड़ा है। सबूत के लिए जाकर देख लो। साकिया के मंत्र को मैं काट नहीं सकता, साकिया खुद ही काट सकती है। छुपिंग धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो बस्ती वालों को ऐसे देखने लगा मानो पूछ रहा हो, उसकी कमीज में धूल कैसे लगी। भैरवी बेगा ने उसे शांत रहने का इशारा किया। बस्ती वालों ने उसी समय छुपिंग की बातों की सच्चाई जानने के लिए
दो व्यक्तियों को टॉर्च देकर बबूल के पेड़ की तरफ रवाना कर दिया। बबूल का वो पेड़ वहां से करीब ही था। दोनों व्यक्ति करीब 15 मिनट बाद वहां से लौटे तो वास्तव में उनके हाथों में छूफिंग द्वारा बताए गए सारे सामान थे। इससे बस्ती वालों को पूरा विश्वास हो गया कि साकिया डायन ही है। इस पर चीखती हुई साकिया बोली, भाइयों ये सब झूठ है, मैं कुछ भी नहीं जानती, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। तू डायन है, बता जादू उतारेगी या नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भैरवी बेगा चीख पड़ा, मैं जादू टोना नहीं जानती, नहीं तू मरेगी नहीं, डायन कभी मरती नहीं है। साकिया रोने लगी थी। तब भैरवी बेगा ने छू फिंग की तरफ देखकर कहा, जाओ कहीं से मल ले आओ। साकिया कांप उठी। वो समझ गई कि भैरवी उसे अब मल खाने को कहेगा। वो कसमसा उठी। आदेश पाकर छूफिंग चला गया और थोड़ी देर बाद मल लेकर लौटा। इसे चुपचाप खा ले। भैरवी बेगा ने छूफिंग का लाया हुआ मल उसकी ओर बढ़ाया। साकिया तड़पती हुई चीखी, नहीं ऐसा जुल्म मत करो, तुझे खाना ही होगा, नहीं मुझ पर रहम करो। साकिया सिसक उठी। तब भैरवी ने बस्ती वालों से कहा, इसे पकड़कर मल खिला दो। आदेश पाकर कुछ बस्ती वाले आगे आए। साकिया को चारों तरफ से पकड़कर मल खिलाने का प्रयास किया गया, किंतु काफी चेष्टा करने के बाद भी साकिया ने मल नहीं खाया। साकिया की इस जिद पर बस्ती वाले नाराज हो उठे और तब भैरवी बेगा के आदेश अनुसार दो युवकों ने 4 खूंटी जमीन पर गाड़ दी। एक रस्सी ले आया। साकिया को रस्सी से कसकर खूंटी से इस प्रकार बांधा गया कि एक एक हाथ एक एक खूंटी से और एक एक पैर एक एक खूंटी से पूरी तरह से कसे हुए थे। अब वो हिलडुल भी नहीं सकती थी। भैरवी बेगा ने फिर नाचना शुरू किया और उसके प्रत्येक ताल पर लंपा का वार साकिया पर किया जाने लगा। उससे एक ही सवाल बार बार दोहराया जाने लगा कि वो डायन है या नहीं, पर हर बार साकिया इनकार ही करती रही। रात धीरे धीरे सरक रही थी। कई घंटों के अथक प्रयास के बाद भी जब साकिया ने डायन होने से इनकार किया तो बस्ती वाले भी अपना धैर्य खो बैठे। भैरवी बेगा भी कुछ परेशान सा हो उठा था। अंत में भैरवी बेगा ने आदेश दिया, साकिया एक बहुत बड़ी डायन है, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे आग से जलाया जाए। साकिया कांप उठी। वो समझ गई कि अब उसका अंत निकट ही है। भैरवी बेगा के आदेश पर सूफी एक जलती हुई मीठे तेल की बत्ती ले आया। भैरवी बेगा ने बत्ती लासा ली फितंगी को देते हुए कहा, इससे साकिया के शरीर को जलाओ, आग की जलन ये नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। रात के अंधकार में साकिया की चीखें वातावरण में गूंज उठी। लासाली ने बत्ती की लो साकिया के कोमल अंगों पर रख दी। साकिया ने फिर भी डायन होने से इनकार किया। उसी समय साकिया का बहनोई फुलुमा और बहन रामुलो उसे खोजते हुए घटनास्थल पर आ पहुंचे। बस्ती के लोगों को वहां उपस्थित देखकर फुलुमा और रामुलो भौचक्के रह गए। अभी वे कुछ कहना ही चाहते थे कि बस्ती वाले उन्हें चेतावनी देते हुए बोले, फुलुमा तुम अपनी घरवाली को लेकर चुपचाप बस्ती में लौट जाओ, इसने हमें बर्बाद किया है, हम इससे जादू उतरवा कर इसे छोड़ देंगे, पर कल से साकिया इस गांव में नहीं रहेगी, इसे इसकी माँ के पास भेज देना। फुलुमा घबरा उठा, हकलाते हुए बोला, ठीक है, मैं इसे इसके माँ बाप के पास छोड़ दूंगा, पर तुम लोग ये गलत कर रहे हो, इसे छोड़ दो, ये डायन नहीं है, वास्तव में भैरवी बेगा झूठा है, इसने तो साकिया को, खबरदार भैरवी बेगा के बारे में कुछ भी कहा तो ठीक नहीं होगा, यदि अधिक जोर दिखाने की चेष्टा करोगे तो तुम लोगों की भी कब्र यहीं पर बना दी जाएगी। एक बस्ती वाला बोला। फुलुमा समझ गया कि बस्ती वाले एक तरफ है। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक बार अपनी साली की ओर देखा। आंखों ही आंखों में उन्होंने साकिया को सांत्वना दी। ठीक है, मैं जाता हूँ। फुलुमा वहां 1 मिनट देर न करके तुरंत अपनी पत्नी को साथ लेकर घर लौटा और उसे सावधान करता हुआ बोला, रामुलो तुम सावधान रहना, बस्ती वाले अंधे हो गए हैं, साकिया की जान खतरे में है, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, वहां तक पहुंचने में मुझे काफी समय लगेगा, तुम दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी आए, कहना सवेरे आए। रामुलो भी बुरी तरह से डर गई थी। फुलुमा पुलिस चौकी की तरफ रवाना हो गया। भैरवी बेगा ने जब देखा कि साकिया का बहनोई आकर घटना को अपनी आंखों से देखकर गया है
तो वो अपने कार्यक्रम में और तेजी ले आया। उसने तुरंत मिर्ची मंगाई और साकिया की आंखों में डलवाई। बस करो, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। मैं डायन हूँ, मैंने ही सब जादू किया है। साथ ही साकिया पीड़ा से तड़पने लगी थी। बस्ती वालों में हर्ष की लहर दौड़ गई और भैरवी बेगा की आंखों में सफलता की चमक। भैरवी बेगा अकड़ता हुआ साकिया के पास गया और बोला, आखिर तू मानी गई, अब सबका जादू उतार दे। साकिया उस समय इन हत्यारों से जान बचाने के लिए बोली, मैं सुबह जादू उतारूंगी। भैरवी चौंका। शायद वो साकिया की चाल को समझ गया था, इसलिए वो गुस्सा होते हुए बोला, नहीं, जादू तुझे रात में ही उतारना होगा। तू भी कैसा मूर्ख है बेगा, मैंने सफेद जादू किया है जिसकी काट सूर्य के प्रकाश में ही संभव है। तू जानता है कि मैं रात में काट मंत्र नहीं चला सकती। भैरवी बेगा की बातों का साकिया ने जवाब दिया। ये सुनकर भैरवी बेगा तिलमिला उठा। साकिया द्वारा इस प्रकार की बातें करना उसे अच्छा नहीं लगा, पर वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाया। अंत में बस्ती वालों ने फैसला लिया कि वहीं बैठकर सुबह होने का इंतजार किया जाए। लोगों ने वहीं पड़ाव डाला। साकिया को पास ही खड़ी एक बैलगाड़ी के नीचे सोने को कहा गया। उसके हाथ पैर बांध दिए गए, पर रात में ही छूफिंग और लासाली ने साकिया को सोते से उठाकर भैरवी बेगा के आदेश पर खूब पीटा। अंत में भैरवी बेगा के ही निर्देश पर उन लोगों ने साकिया की कमर व पेट पर से बैलगाड़ी चला दी। साकिया इस वार को सह न सकी, वो बेहोश हो गई। साकिया का बहनोई फुलुमा पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने तुरंत 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उस समय सुबह का उजाला फैल रहा था। जब पुलिस साकिया को जगाने बैलगाड़ी के नीचे पहुंची तो पता चला कि वो तो कब की मर चुकी है। चिंदी के 5 टुकड़े जिसमें मीठे तेल की गंध आ रही थी, वो भी घटनास्थल पर मिले। पुलिस ने सारे सामानों को जब्त कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने लिखा था कि साकिया पर मृत्यु से पहले नाना प्रकार के अत्याचार की चिन्ह पाए गए थे। गुप्तांग में मिर्ची के कण पाए गए। शरीर पर आग से जलने के ताजे निशान थे। पेट और कमर की हड्डियां टूट गई थी। साकिया के बहनोई ने जो बयान पुलिस को दिया, उसमें एक नया तथ्य सामने आया कि साकिया को प्रताड़ना देकर उसके प्राण हर लेने के लगभग 15 दिन पहले साकिया ने अपने जीजा को बताया था कि बस्ती का छूफिंग और लासाली बुरी नीयत से उसके पीछे पड़े हैं। वे साकिया से छेड़छाड़ करते थे। साकिया ने उन्हें 1-2 बार डांटा भी था। इसी बीच साकिया को रात में बुरे सपने भी आने लगे थे। सपनों का रहस्य जानने हेतु वो बस्ती के भैरवी बेगा के पास पहुंची थी। भैरवी बेगा छूफिंग और लासाली का मित्र था। ये लोग आपस में एक दूसरे की दलाली किया करते थे। जब छूफिंग और लासाली ने साकिया को भैरवी बेगा के यहाँ जाते देखा तो भैरवी बेगा से मिलकर इन लोगों ने साकिया को रात के समय अकेले में बुलवाया था और इन तीनों ने साकिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर साकिया वहां से भाग निकली थी और घर आकर उसने फुलुमा से सब कुछ बता दिया था। फुलुमा ने पुलिस अधिकारी से यह भी कहा कि उन्हीं दिनों साकिया के विवाह की बातचीत भी चल रही थी। इसीलिए फुलुमा इस बात पर चुप हो गया था कि इससे लड़की की बदनामी ही होगी। फुलुमा ने साकिया को यह भी हिदायत दी कि वो घर से बाहर ना निकले। पुलिस ने इस संबंध में जब भैरवी बेगा से पूछताछ की तो भैरवी बेगा टूटता हुआ बोला, हाँ साहब, ये सच है कि छूफिंग और लासाली मेरे दलाल तथा सहायक है। मैंने उन लोगों की खातिर साकिया की इज्जत लूटनी चाहिए, पर वो हमारी गिरफ्त से भाग खड़ी हुई। उसका इस प्रकार बचकर भाग जाना हमारे लिए खतरनाक था। हमने साकिया को खत्म कर देने की योजना बनाई। मैंने अपने हाथ से बनाया गया विषैला भस्म लासाली के द्वारा बोगली के पीने की सुराही में डलवा दिया। इससे उसका गर्भपात हो गया। वो मर भी सकती थी। उसका सारा परिवार बीमार पड़ गया। मैंने ही उसका इलाज किया था। फिर छूपिंग के द्वारा बाहर सो रहे जांग के बाल कटवा दिए। बाद में हमने बस्ती में रात के समय पेड़ पर बैठकर पत्थर फेंके। हमारी हरकतों से बस्ती वाले भयभीत हो गए। अवसर जानकर मैंने उन्हें ये बताया कि ये सब हरकत डायन साकिया द्वारा की जा रही है। इससे बस्ती वाले साकिया के विरुद्ध हो गए। अंत में मैंने बोगली के द्वारा साकिया को बस्ती वालों की मदद से पुराने मंदिर में बुला लिया। वहां उस पर नाना प्रकार से अत्याचार करवाया।
अंत में गाड़ी चलाकर उसकी हत्या बस्ती वालों ने मेरे ही आदेश पर की थी। छूफिंग और लासाली ने भी अपना अपराध स्वीकार किया। उन लोगों ने अपने बचाव में बताया कि बस्ती वालों को विश्वास में लेने के लिए भैरवी बेगा के निर्देश पर उन्होंने नाना प्रकार का अभिनय किया। अंत में पुलिस ने तफ्तीश पूरी करके न्यायालय में चालान पेश किया। 13 अपराधियों को धारा 302 के तहत 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।